मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, जो अभिजीत दीपके है, जो कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक है, उसने आज ट्वीट करके बता दिया है कि हम दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है कि जो लोग भी प्रोटेस्ट में आएंगे वो क्या करें और क्या ना करें, ऐसा एक निर्देश जारी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ ही 11 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और 20 सदस्यीय कमेटी काम कर रही है, लेकिन हम उन लोगों का नाम सार्वजनिक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग छात्र हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उन पर कोई मुकदमा ना हो जाए, किसी तरह की कानूनी अड़चन या पचड़े में न फंस जाए। तो मैं आपसे सीधा प्रश्न ये सर कि एक तो उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए परमिशन भी नहीं लिया है, ऊपर से उन्होंने आने का ऐलान भी कर दिया और छात्रों को बुलाने का भी है, जो कि एक नोटिस अपने एक अकाउंट पर डाल दिया है। तो क्या कल जब वो दिल्ली की एयरपोर्ट पर उतरेंगे अभिजीत दीपके, तो प्रशासन से और उनकी क्या एक टकराव की स्थिति बनेगी, या फिर जो उनका दावा है कि डिजिटल मीडिया पर या डिजिटल तरीके से उन्होंने करोड़ों लोगों को जोड़ दिया है, उन लोगों की मौजूदगी दिल्ली की सड़कों पर दिखेगी? नहीं, देखिए, डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड इस पे करता है कि कल कैसी गोलबंदी वहां हो जाती है। इससे प्रशासन क्या रुख लेगा, सरकार क्या रुख लेगी, ये इस पे डिपेंड करेगा कि वास्तव में जो ऑनलाइन गोलबंदी है वो ऑफलाइन कितनी हो पाती है कल वहाँ हवाई अड्डे के आसपास। अच्छा। और किस किस तरह के लोग उसमें, कुछ वरिष्ठ लोग भी कौन कौन ऐसे हैं जिनको कुछ लोगों ने तो घोषणा कर दी है। सोनम वांगचुक ने घोषणा कर दिया है कि हम शामिल हो रहे हैं। और वो प्रकाश राज ने भी, जो एक फिल्म एक्टर हैं वो दक्षिण भारत अक्सर सरकार की बहुत क्रिटिक करते रहते हैं, तो मोदी सरकार हाँ, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। तो ये अब डिपेंड करता है कि अगर गोलबंदी हो जाएगी तो सरकार 12 वाली गलती नहीं करेगी, इसलिए कि अभी सरकार 12 वाली गलती जो उस समय कांग्रेस सरकार जो उसका रुख रवैया था, उसने और एक तरह से चीजों को बढ़ा दिया, जो उसका रुख था आंदोलनों को लेकर के। तो ये हमको लगता है कि ये चूंकि बहुत खराब समय है मोदी जी का। मैंने अभी के दौर में, मैंने अपने सबसे खराब दौर में मोदी जी, मतलब 14 के बाद अभी एकदम ढलान का दौर है। और इस समय कोई भी उनसे चूक होगी अगर, तो सत्ता यहाँ से जा सकती है, मतलब बहुत देश भर में बहुत दूसरे ढंग का हो सकता है। तो डिपेंड इस पे करता है कि क्या बड़ी गोलबंदी होती है। अगर बड़ी गोलबंदी होगी तो मैं नहीं समझता कि तब गिरफ्तार करेंगे उसको, कोई और रास्ता निकालेंगे न होने देने का। इनके पास 1000 रास्ते होते हैं, परमिशन नहीं देंगे। मान लीजिए जाएंगे वहां, परमिशन नहीं देंगे, फिर इनके ऊपर दबाव आएगा, बिना परमिशन का किया जाए कि ना किया जाए, प्रेशर आएगा। तो हो सकता है ये ऐलान करना पड़े कि जब परमिशन मिल जाए तभी हम अब बैठेंगे, हम अभी इंतजार करेंगे परमिशन का। वो भी टेक्निकली ले सकते हैं, या अन्यथा बड़ी गोलबंदी हो जाएगी तो वो जाके बैठ भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। माने बड़ी गोलबंदी अगर हो जाएगी तो सरकार रोक नहीं पाएगी उसको। तो ये डिपेंड करता है, देखिए सारा मोबिलाइजेशन पे डिपेंड करता है कल किस तरह का मोबिलाइजेशन हो रहा है। जी ये बताइए, पहले तो बोला गया कि एयरपोर्ट आइए, ठीक है, जब फ्लाइट थी टेक ऑफ के 10 घंटे पहले एक ट्वीट आ जाता है कि अब आप लोग एयरपोर्ट नहीं सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने आइए। मनीष जी, मेरा सवाल ये है, आपको पहले दिन से पता था कि आपके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? सौरभ दास कौन है सब जानते हैं, 2 और साथी कौन है सब जानते हैं। जब आप 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो 3 दिन पहले आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है, कि अभिजीत दीपके प्रदर्शन करना चाह रही है? पहले ये जानना चाहता हूं मैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है ना, तो आप ट्वीट डाल देते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को आप परमिशन दीजिए। नहीं देते तो हम लोग सारे लोग खड़े होते हैं कि भैया ये तो 3 दिन पहले से दिया हुआ, आपने परमिशन क्यों नहीं दी? जंतर मंतर में क्या 144 लागू हो गई है क्या? तो हमको तो यही लग रहा है, पहले बयान आया एयरपोर्ट आ जाओ, फिर एक वीडियो आता है, उस वीडियो में कहता है एयरपोर्ट आना दोस्तों और पूरी तैयारी करके आना। उस वीडियो के आने के कुछ घंटे बाद ये बयान आ जाता है कि एयरपोर्ट नहीं आना है। अब समझिए, बहुत से लड़के, मैं अपनी सोसाइटी में घूमता हूं ना, तो 12 साल से लेकर 14-16 साल के लड़के कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहे हैं।
तो इसमें से कुछ बच्चे चल दिए कि दिल्ली की चलो प्रदर्शन करना है। और सुनिए, एक सवाल और भी है। अरविंद केजरीवाल आज बयान दे रहे हैं कि युवाओं को कागज लेके सड़क पर उतर जाना चाहिए, अगर युवा सड़क पर नहीं उतरेंगे तो पेपर लीक नहीं रुकेगा। राहुल गांधी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आज अचानक से अरविंद केजरीवाल का बयान देना, और आपको लग नहीं रहा है, नाम नहीं लिया है, बड़े स्मार्ट प्लेयर है अरविंद केजरीवाल। अन्यथा मत लेंगे हमारे दर्शक लोग, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने देश में बड़ी उम्मीद जगाई थी, लेकिन उनकी उम्मीदें जिस तरह से धूल धसरित हुई हैं। अब मेरे दोनों सवाल का आप जवाब दे दीजिए मनीष जी, कि 3 दिन पहले क्यों नहीं एप्लीकेशन गई थी, और केजरीवाल जी आज ही क्यों अपील कर रहे हैं कि युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए कागज लेके। नहीं, उसका केजरीवाल का तो मसला कुछ और है। मतलब उसका मामला, इसको ऐसे समझिए कि युवाओं के रथ पे ही सवार होकर के मोदी भी आए थे और अरविंद केजरीवाल भी आए थे, अगर आप उसको ध्यान से देखें। और 10-12 साल में दोनों से मोहभंग हो चुका है। मैंने उधर मोदी के से भी मोहभंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अरविंद के प्रति भी मोहभंग बढ़ रहा है। तो अभी जो उनके पास उनको खतरा यूथ के किसी नेता से ही है। मैंने वो अगर इसमें नहीं करेंगे अपील पक्ष में, तो दिल्ली से उनके जनाधार के ही खिसकने का, क्योंकि ये भी जो पार्टी बनेगी ये शहरी पार्टी ही बनेगी। ये ग्रामीण अंचल की पार्टी नहीं है, ये महानगरों की पार्टी है। इसका जो विस्तार होगा, अगर होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर होगा तो वो समझ लीजिए कि वो शहरी भारत है, जो अब बड़ा हो चुका है शहरी भारत, उसी का आकर्षण है, बहुत जबरदस्त आकर्षण है। और वो दिल्ली में भी है, और दिल्ली में दोनों सरकारों से लोगों का मोहभंग हो रहा है, दिल्ली में उनकी पार्टी से भी और भाजपा से। तो अपनी जो बची कुची जमीन है उसको बचाने के लिए उनको बोलना पड़ा है, और कोई बात नहीं है। वो अपना जनाधार भी न खिसक जाए, तो वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम साथ में, हम आपके साथ मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, नहीं, इनडायरेक्टली ये बयान देना कि छात्रों को सड़कों पर उतरना चाहिए जी, और बयान 5 तारीख को शाम को 4 बजे ट्वीट किया जाए। इसका मतलब आप चाहते हैं कि कल छात्र सड़कों पर उतरे। तो उस साथ देना उनकी मजबूरी है, और कोई रास्ता नहीं है। बल्कि और जो विपक्ष है जो इस पे नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल गलती कर रहा है। ये देखिए, एक बात और आलोक जी समझिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, देखिए इसमें हम इसमें कोई साजिश वाली थ्योरी सोच सकते हैं, मतलब नियम नहीं कह रहे। मैं आपको एक बात बोलूं, आप बोल लीजिए फिर बताऊंगा, बोलिए। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि 12 में भी यूथ में उसी तरह का गुस्सा था, वास्तविक था। उसको कोई गलत दिशा में मोड़ लिया, वो गलत प्रश्न है। आरएसएस ने उसका इस्तेमाल कर लिया, मोदी ने इस्तेमाल कर लिया, अरविंद ने कर लिया। 10 साल बाद वो मोहभंग हो गया, अब वो मोहभंग हो गया, लेकिन वो गुस्सा बना हुआ है। वो गुस्सा फिर किसी न किसी रूप में निकलता रहता, हर 10 साल बाद उसका एक चक्र पूरा हुआ है। अब वो चक्र पूरा हो गया, वहां से ये गुस्सा फिर है, यूथ में बहुत बहुत गुस्सा है। इस बात से कोई नहीं है, इसमें कोई साजिश नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो अगर उसको कोई सही दिशा में नहीं ले जाएगा तो उसको कोई गलत दिशा में ले जाएगा, कोई ना कोई दिशा तो पकड़ेगा। अब विपक्ष अपने आप को उससे अलग रखेगा, ये कि कोई साजिश है, कोई प्लानिंग है, कोई लग रहा है खेल है, लग रहा है भाजपा ही विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है। बिल्कुल सही। ये सवाल मैं इसलिए मैं उसका कारण आपको दे रहा हूं। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ये देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी है पॉलिटिक्स में। आप उसमें धसिए ना भाई, आप धस के उसको अपनी दिशा में ले जाइए ना। यूथ में तो गुस्सा है, उस गुस्से का सेफ्टी वाल्व कॉकरोच पार्टी है क्या सरकार का, उसको आप बनने दे रहे हैं। विपक्ष उसको सरकार का सेफ्टी वाल्व बनने देंगे, क्योंकि अभी सरकार जो है अभी बहुत तेजी से इसमें दमन में नहीं जाएगी, इसमें बहुत संवाद में जाएगी। इस बात को भी समझिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पे हमला करना बहुत मुश्किल काम होगा बीजेपी के लिए इस दौर में। किसी और दौर में वो दमन कर देते, उनके पास बहुत सारे हथियार थे, उनके पास हिंदुत्व था, उनके पास ब्रांड मोदी था, उनके पास राष्ट्रवाद जैसा एक बड़ा ढक्कन था, वो दमन कर लेते थे कुछ भी, उसके बावजूद भी उनका बना रहता। आज ये तीनों डाउन है, आज मोदी ब्रांड भी उस तरह से नहीं बिक रहा है। तो मेरा बस इसमें इसी कहना है कि विपक्ष को इससे अपने आप को दूर नहीं रखना चाहिए, उसके आसपास रहना चाहिए। जी, अब मेरे 2-3 सवालों का जवाब दे दीजिएगा।
विपक्ष अगर ये आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है और आम आदमी पार्टी की बी टीम है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, जी जी, जब केजरीवाल को जमानत दी गई 2024 के चुनाव के दौरान और हेमंत सोरेन को नहीं दी गई, दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने कहा व्यक्तिगत बातचीत में कि भाई साहब केजरीवाल से डील हो गई है, जमानत दी जा रही है कि हरियाणा में आपको आम आदमी कांग्रेस से समझौता नहीं करना और ना दिल्ली में समझौता करना है। और ये बात हमारे पत्रकार साथियों ने हमसे अप्रैल मई में कह दिया था। उसी डील के तहत ये लोकसभा चुनाव के दौरान इनको जमानत मिलती है, फिर बाद में आ जाते हैं। और जो लोगों ने कहा था अच्छा सा साबित हुआ, ना इन्होंने हरियाणा में कांग्रेस से समझौता किया ना दिल्ली में। ठीक है, दूसरा सवाल, आज अगर आप भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया मोदी की जरूरत हो, इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत हो। आप भी जानते हैं दोनों लोगों को अपने अपने व्यक्तिगत कारणों से भी और अमेरिका और की भी मजबूरी है कि उसको इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन करना है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के प्लस इंडिया का जो वर्कफोर्स है अगर वो वहां से अमेरिका से हट जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो अगर मोदी सरकार चाहती तो किसी भी कानूनी लफड़े में अमेरिका में बड़े आराम से अभिजीत दीपको को फंसा देती। और क्योंकि आप भी जानते हैं सरकारें कहां से क्या, और उनको वो सब कुछ प्लान करते हैं, उसके बाद उनको वहां से भेजा जाता है। तो मुझे तो जो हमारे कई पत्रकार साथी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ही एजेंडा है कि तुम एक काम करो, ये जो विपक्ष का मोमेंटम बन रहा है, राहुल गांधी जो हीरो बन रहे हैं, उसकी तुम हवा निकालो। अब मैंने अपनी बात कर दी, आप अपनी राय बताइए कि जो मेरी सोच है गलत है या सही है, आप बता दीजिए। नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा हूँ, मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि यूथ में एक बहुत बहुत ज्यादा हताशा है, बहुत निराशा है, बहुत उसके अंदर जो है एक तिरस्कार की भावना है, व्यवस्था में उसके लिए जगह नहीं है। पॉलिटिक्स में वो बहुत कुछ देश दुनिया को ठीक ढंग से समझता है, लेकिन पॉलिटिक्स में हर जगह उसको एक तरह से बहिष्कृत है, कहीं भी उसको जगह नहीं है। और हम अभी भी आमतौर पर यूथ के साथ एक पुराने ढंग का एक जो सामंती मूल्य होते हैं, हर बड़ा आदमी उसका गार्जियन बन जाता है, उसको उसका कोई महत्व ही नहीं है। वो समाज में भी तिरस्कृत है और सरकार में भी तिरस्कृत है, राजनीति में भी तिरस्कृत है, पॉलिटिक्स में भी तिरस्कृत है। बड़ा हिस्सा आप देखिएगा उसमें। और वो अब वो युवा नहीं है जो इंफॉर्मेशन से रहित है, उसके पास दुनिया में आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर मोदी जी चाहते तो क्या अभिजीत दीपके किसी लीगल चीज में अमेरिका में नहीं फंस जाते? अमेरिका भारत नहीं है ना, अमेरिका भारत नहीं है, इसको भी हम लोग नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारे हमने देख लिया डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या करते हैं। वो ठीक बात है आपकी, लेकिन वही आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सवालों का सामना करना पड़ता है, भारत में नहीं करना पड़ता है मोदी जी को। आप ध्यान से देखिए ना। नहीं वो तो ठीक है, अंतर जाते हैं। वहां का डेमोक्रेसी अभी थोड़ा उसका बेस है, मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी है वहां पे। ठीक है, हमको इसमें बाद में साजिश हो जाए, लेकिन मैं इसमें प्रधान तत्व छात्रों के, नौजवानों के बीच में गुस्से को देखूंगा, उसी को देखना चाहूंगा। और मैं समझता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अभिजीत दीपके को जो सेफ दिया जा रहा है कि वो इंस्टाग्राम से एक मूवमेंट खड़ा कर रहा है, उसके बाद वो इंडिया के खिलाफ, देश की सरकार कह रही है कि इससे राष्ट्र को खतरा है, तो इसका इंस्टाग्राम अकाउंट सिर्फ इंडिया में बैन किया जाता है। हाँ, तो इंडिया में बंद करना है उनके लिए बहुत सबसे बड़ा नुकसान है। अभी उसने पेश किया है दीपके ने अपना, उसको बताया गया कि सब इसमें पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, फलाने ठिकाने हैं, बताया जा रहा था, एक आलोचना की जा रही थी उनकी। तो उन्होंने ऑनलाइन ला के रख दिया कि भैया 95% लोग इंडिया के हैं, उसमें जो शामिल है उसके वो 22 लाख लोग जो है उसमें ज्यादातर 90% 95% भारतीय है, नौजवान है। वो ला के दिखा दिया उसने, वो तो देखा जा सकता है ना भाई, इंस्टाग्राम पे देखा जा सकता है। तो यही बंद करना वो सबसे खतरनाक है। और हाईकोर्ट ने भी उसको नहीं माना, हाईकोर्ट ने भी उसको बंद किए रहा। मैंने सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद ही तो दीपके का उदय होता है, उसको पकड़ लेता वो जो है हिस्सा, और उसको पकड़ करके काकरोच को ही अपनी अगर ये अभिजीत दीपके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, अगर इनके पास बैकिंग नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग नहीं है,
तो कल मैंने, आप तो थे ही सुलखान सिंह साहब के साथ, आप मुझे ये बताइए कि 3 दिन पहले उनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 3 दिन पहले वो जाके चिट्ठी क्यों नहीं देते पार्लियामेंट स्टेट थाने में? ठीक है, वो तो वो हमको लगता है उनको आपकी बात सही है, सही हो सकती है कि परिपक्वता के स्तर पे बहुत सारी चीजें गड़बड़ होंगी। अरे सौरभ दास, या हो सकता है सौरभ दास बच्चे नहीं है सर, सौरभ दास बच्चे नहीं है सर। और राज कपूर जी, जरा अभिजीत दीपके की एज बताइए मुझे, एज को बताना बहुत जरूरी है। मैं देख लेता हूँ, आप लोग चर्चा जारी रखिए, मैं देखता हूँ। बात बच्चे होने का नहीं है सर, पॉलिटिक्स में नया होने का मामला है और एक अनुभव का मामला है। ये पॉलिटिक्स में नए नहीं है, एक तस्वीर है साहब। आप लगभग ये मान चुके हैं कि एक बड़ी साजिश है, यही मान रहे हैं आप ना? मैं ऐसा नहीं मानता। नहीं, मैं साजिश की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को रोकने के लिए, मतलब एक कहते ना कि आपने खुद ही कहा भाजपा ही विपक्ष है, भाजपा ही विपक्ष है। हम ये कही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष जा क्यों नहीं रहा है। हम तो ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे कि काहे उसे किस बात का डर है भाई, वो गलत दिशा में बढ़ जाएगा, छोड़ दीजिएगा, गलत हाथों में चला जाएगा, छोड़ दीजिए। आप क्यों नहीं जा रहे? फिर ये लोग आरोप लगा देंगे कि राहुल गांधी अखिलेश यादव देशद्रोही है। ठीक है, राहुल गांधी पे बहुत आरोप लगता रहा है, बावजूद उतने ही प्रेम से मिलते भी रहे हैं, अपने विरोधियों से मिलते हैं। अच्छा ही बताइए कि राहुल गांधी मिलते रहे हैं, ममता बनर्जी को ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगा था कि ममता बनर्जी इस कदर हारेंगी बंगाल में, ईमानदारी से, क्योंकि मैंने ममता बनर्जी को सड़क पे लड़के उठ के आते हुए देखा है। मैंने बंगाल का वो भी दौर देखा था जब लेफ्ट के खिलाफ आवाज उठाना बहुत ही मुश्किल था। क्या टीएमसी की लोग बात करते हैं, इतनी ऑर्गेनाइज्ड वहां पे वो था, ऑयल्ड था कि आप लेफ्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वहां पे टीएमसी खड़ा किया, सब कुछ किया, और बीजेपी ने क्या किया, इतना हिंदुत्व कर दिया। और किस वजह से ममता बनर्जी चुनाव हार रही है? सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप से। और कौन सा आरोप है बताइए? राहुल गांधी क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। एक आदमी जिसने, अखिलेश यादव, जिसने यूपी में रोका, उसने कहा कि ये पिछड़ा दलित की विरोधी है ये। तो और हमने, मनीष जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने भी देखा होगा, वो जो ताकत मिली थी ना इंडिया अलायंस को, पिछड़े दलित की युवाओं ने ही दी थी। अभिजीत दीपके ने क्यों नहीं फोन किया? वो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के दुलारे यूट्यूबर, मैं खुल के बोल रहा हूं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दुलारे यूट्यूबरों को बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे। क्या उन्होंने राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की? क्या उन्होंने अखिलेश यादव से बात करने की कोशिश की? कोई भी जो इस तरह का जनजी का कोई भी आंदोलन खड़ा होता है तो स्थापित पार्टियों से उसको एक नकारात्मकता रहती है। एक बात समझ लिया जाए, कहीं भी दुनिया में ऐसा हुआ है, तो कहीं भी मैं बात बोल रहा हूँ, कहीं भी दुनिया में ऐसा हुआ है, वो 12 में जो हुआ उसमें भी देखिए एक नई पार्टी खड़ी हो गई, स्थापित पार्टी में से, उसमें से कोई साफ गया नहीं, दिल्ली में एक नई पार्टी खड़ी हो गई। तो कभी भी आप जाएंगे इतिहास में, उसका बाद में कौन इस्तेमाल करता है नहीं करता है एक अलग प्रश्न है। लेकिन जेनजी में जो अभी की व्यवस्था है, मैंने आप कह लीजिए कि पूरी उस व्यवस्था में सपा, कांग्रेस, भाजपा सब आता है, उसमें आम आदमी पार्टी भी आती है। वो जो सिस्टम है अभी, व्यवस्था, राजनीति का जो अभी स्टाइल है, राजनीति का जो अभी तरीका है काम करने का, उसको लेकर के जेनजी में आप बात करेंगे, अगर उससे बात करिए, अगर संवाद करिए, बैठिए, बेहद नकारात्मकता भरी रहती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें अगर कोई अपनी तरफ से टच करने की कोशिश करेगा, अगर किसी भी पार्टी को, तो खुद ही अलगाव में पड़ जाएगा जेनजी से। अगर वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करेगा तो अब बैक से कौन उसका मदद करेगा, बैक से कौन उसके साथ आ रहा है, कौन किस लेवल पे उसमें लग रहा है, ये अलग मसला है। लेकिन स्थापित पार्टी से किसी के साथ अगर वो जाएंगे अभी, तो उनका अलगाव 1000 गुना अपने ही लोगों से बढ़ जाएगा। इस बात को समझना है। ये भी एक बात, एक नए आंदोलनों के साथ एक थ्योरी जुड़ी रहती है, ये उसकी एक व्यवहारिकता होती है। उसके साथ वो कभी भी डायरेक्ट 12 में भी आरएसएस गया तो डायरेक्ट नहीं रहा आरएसएस, वो पीछे से रहा। वो ऐसा नहीं था कि आरएसएस उसका बैनर लगवा दिया और पूरा एकदम जम के वहां, बाद में बहुत लोगों को बाद में पता चला कि वो तो आरएसएस घुस के पूरा उसको अपने हिसाब से मोड़ दिया। वो तो बहुत सारे लोगों को बाद में पता चला कि आम आदमी पार्टी बनाने की योजना थी।
आम आदमी पार्टी बनाने की योजना थी। ये कि सरकार मानेगी नहीं, एक पॉइंट पर कहेंगे कि नहीं ये राजनीति, खुद राजनीति करके दिखाएंगे। कांग्रेस ललकार भी रही थी उस समय, बहुत बहुत कुछ कर सकते हो तो और राजनीति करो, दिखा देते हैं, और राजनीति कर लो तो राजनीति कर दिया, दिल्ली में ध्वस्त हो गए। तो ये जो टैक्टिकली वहां फंसती गई सरकार उस समय, इसीलिए कह रहा हूं कि इस समय ये भी जो है, ये गुस्सा है, स्थापित लोगों के साथ नहीं टच में जाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जा सकते हैं, ये संभव है। वो आपकी बात एकदम संभव है कि बाद में उसको बीजेपी ही पक्ष और विपक्ष वाली उसमें इस्तेमाल कर लेगी, क्या आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर लेगी क्या, ये एकदम संभव है। लेकिन उस गुस्से को हमको नहीं कोई साजिश के तहत जोड़ना चाहिए। वो गुस्सा है यूथ में, इस व्यवस्था के प्रति तिरस्कृत होने का गुस्सा है। इसीलिए काकरोच शब्द जो है इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, इसको समझना चाहिए। वो सबको जाके दिल पे लगा एकदम से, मतलब वो यूथ की एकदम तिलमिला के रह गया जब उसको काकरोच बोला गया। और काकरोच को जब फैलाया गया तो मैं भी काकरोच, हर मोहल्ले में आप देखिए टी शर्ट बनने लगे, लोग अपने से बना बना पहनने लगे, मैं देख रहा हूँ। अरे सर हमने वो मैं भी अन्ना मैंने देखा है। हाँ जी, बिल्कुल महसूस किया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, एकदम सही है। अभी जो उसमें एक स्वतंत्र आदमी कोई नेता बनेगा तो वो होगा ही, कोई नया अन्ना भी उसमें आ सकता है, एकदम संभव। अन्ना उस समय ऐसे व्यक्ति किसी पार्टी फोरम पे तो थे नहीं, उसमें नेता बन गए, उनका इस्तेमाल किया गया, उनका उपयोग किया गया जम के, और फिर बाहर में निकाल के फेंक दिया गया। उसके बाद जो है इस्तेमाल कर लिया गया। तो आप जो इस्तेमाल कर ले गया हम हमेशा हर चीज को साजिश की तरह क्यों देखें, उनके गुस्से को भी हम साजिश की तरह क्यों देखें। गुस्सा है, उस समय नौकरी छोड़ छोड़ के राजनीति में लड़के आ गए, दिल्ली पूरा कह लीजिए कि वो लाखों कमाने वाले जो है नौकरी छोड़ छोड़ के राजनीति में आ गए। ऐसे ही कुछ याद थोड़े करता है कोई, बहुत गुस्सा होता है कि खाली साजिश से थोड़े आता है, वो गुस्सा था। राजनीति से घृणा करने वाले लोग थे, आगे राजनीति करने लगे। आप ये भी ध्यान दीजिए, दिल्ली में पूरा जो मल्टीनेशनल कंपनियों के इतने लोग उस आंदोलन में आए, अच्छी नौकरी करने वाले, विदेश से अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के आए और उसमें लग गए। कैसे थोड़े लग गए, केवल साजिश के तहत थोड़े आ गए, या केवल कुछ महत्वाकांक्षा के चलते खाली थोड़े शुरू में आए। शुरू में तो गुस्से के चलते आए, ये जो व्यवस्था के प्रति, उस गुस्से के प्रति आरएसएस ने उसका इस्तेमाल कर लिया। आरएसएस उस समय पक्ष में नहीं था, आरएसएस उस समय विपक्ष में भी नहीं था, इस्तेमाल कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर इसको खतरा भी देख सकते हैं और इसको आप अवसर के रूप में भी दे सकते हैं, मैंने इसमें दोनों पहलू छुपा हुआ। अब आप इसको कैसे देखते हैं, आप इसको अपने लिए अवसर के बतौर देखते हैं या इसको आप अपने लिए खतरे के बतौर देखते हैं, ये आपका नजरिया हो सकता है। लेकिन ये दोनों चीजें इसमें मौजूद है एक ही समय में। इस समय में संकट भी है और चरम संभावना भी है। ये संभावना का भी समय है और आपके लिए संकट का भी समय है। आपको देखना इसमें मैं जरा एक डाटा समझना चाहूंगा राज कपूर जी, आप जरा ये चेक कीजिए कि देश में 90 करोड़ वोटर, ठीक है, उसमें से कितने वोटरों की एज जो 18 से 30 साल है। मैं जरा समझना चाहता हूं, क्योंकि यूथ को अगर किसी ने ढंग से चैनलाइज किया, मैं बता रहा हूं कि मैं नहीं जानता था क्या नाम है विजय को, मैं फिल्में कम देखता हूं, मैं विजय को नहीं जानता था। लेकिन तमिलनाडु में विजय ने यूथ को इतना अट्रैक्ट किया कि यूथ ने अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस किया, और जहां किसी ने सपने में नहीं सोचा था, और एक तीसरी पार्टी के रूप में उभर कर आते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं, इस बहुमत से थोड़ा दूर रह जाते हैं। लेकिन उसके पहले भी विजय की एक एंग्री यंग मैन वाली इमेज रही है तमिल सिनेमा में, तो उनका हमेशा से यूथ के साथ कनेक्ट रहा है। तो अगर कांग्रेस जनता पार्टी कुछ करना चाहती भी है तो मुझे लगता है कि वो बाकायदे आए, यहाँ ऑफिस बनाए, राजनीति करें। लेकिन ये जो तरीका है ना, इंस्टेंट फेम का, इंस्टेंट कॉफी की तरह राजनीति नहीं चलती है मनीष जी। मैं तो नहीं मानता हूं कि इंस्टेंट कॉफी की तरह राजनीति चलती है। और मनीष तिवारी ने अगर वो बदतमीजी भरा बयान न दिया होता कि तुम किस मुंह से करप्शन की बात करते हो बाबूराव, कृष्णराव, अन्ना हजारे, तुम तो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार की गंगा में डूबे हुए हो। वो टर्निंग पॉइंट था आम आदमी पार्टी, मतलब भी अन्ना हजारे के मूवमेंट के लिए। और दूसरी गलती
कि दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद अन्ना हजारे ने जमानत लेने से मना कर दिया। मनीष तिवारी का वो डायलॉग कितना भारी पड़ा है कांग्रेस को। और मैं बता रहा हूं, आरपीएन सिंह ने कहा था 2013 में कि किसी के ट्विटर पे 1,88,000 फॉलोअर हैं और कोई 20 टेम्पो वाला लेके चलता है, वो क्या राजनीति कर पाएगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे तंज कसा था। लेकिन हमने ये भी देखा है भाई साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आइए लॉन्ग टर्म खेलिए, अभी कोई चुनाव नहीं है। अगर ये भ्रम है आपको कि आप सड़कों पे उतर जाएंगे और आप नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दिलवा देंगे, तो ऐसी क्रांति मैंने हिंदुस्तान में होते नहीं देखी। इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, 19 महीने इमरजेंसी रही। इमरजेंसी के बाद हालात बिगड़े, इंदिरा गांधी के प्रबल से प्रबल समर्थकों ने उनका साथ छोड़ दिया, उनको इमरजेंसी हटानी पड़ी, चुनाव कराया गया, चुनाव में वो हार गई। यहां सरकारें ज्यादातर चुनाव से ही बदली जाती है। आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया है, 2 करोड़ फॉलोअर आ गए, आप कह रहे हैं 11 लाख वर्कर हैं, तो कल अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। अभिजीत दीपके को तो राजनीति करनी है ना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बता दिया कि वो जनजी के लीडर बनने वाले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी बता दिया कि 40 से 50 हजार युवा दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। मनीष जी, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं अमित शाह को, कितने लोग दिल्ली की सड़कों पे उतरेंगे वो अमित शाह के दिमाग में क्लियर होगा। आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो बताइए, क्योंकि एक दिन में हम, ये इंस्टेंट कॉफी थोड़ी है कि कल हम जंतर मंतर पे खड़े। आलोक जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो कल ही सब निपटा लेने अपने मूड में आ रहे हैं? ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? ऐसा हम क्यों सोचें? ऐसा भी हम लोग को लगता है इंतजार करना चाहिए, कल का इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि उससे पता चलेगा कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि बस तात्कालिक मामला है, कुछ भावनात्मक मामला है, कुछ तत्काल कुछ कर लेना है, ये मूड है, या एक लॉन्ग टर्म में एक पार्टी गठ बनाना है। ये तो अभी हम लोग को देखना बाकी है ना। हम अभी क्यों ऐसे मान लें कि वो यही करने जा रहे हैं? तो इंतजार किया जाए, कल का देखा जाए कि क्या रणनीति बनती है, किस दिशा में चीजें बढ़ती हुई दिखती हैं, तब उसके बाद हम लोग आकलन करेंगे। माने उनके बयानों से पता चलेगा, उनके बातचीत से पता हम आकलन कर सकते हैं। कल उनका महोदय का सरकार के रवैये के बाद सरकार का क्या रवैया रहता है, अभिजीत के साथ कितने लोग गुलबंदी होती है वहां, और अभिजीत का बयान क्या होता है, क्या वो कहना चाहते हैं, या उनके टीम का क्या कहना है, आने वाले समय के लिए वो कैसे सोचते हैं। और भी सोचना पड़ेगा, और भी देखना पड़ेगा कि भारत के जितने कुछ वैचारिक मुद्दे हैं उन पे उनका क्या नजरिया है। जैसे अन्ना आंदोलन में किसी बात पर उन्होंने भारत के जाति के प्रश्न पे, धर्म के प्रश्न पे, कारपोरेट के प्रश्न पे, किसी प्रश्न को उनकी स्पष्टता नहीं। एक जनरल मुद्दा आधारित राजनीति खड़ा करने की कोशिश की, भ्रष्टाचार मिटाना है, बस एक जनरलाइज कर दिया। धीरे धीरे खुलने लगा कि उनकी जाति के आधार के बारे में क्या समझ है, धर्म के बारे में क्या समझ है, ये जो है ये कारपोरेट को लेकर के क्या समझ है, निजीकरण को लेकर के क्या समझ है। ये धीरे धीरे खुलता गया, क्योंकि जब आप राजनीति में आते हैं तो आपको समग्र मसलों पे अपने विचार रखने पड़ते हैं। जब आप आंदोलन में जाते हैं तो आप किसी एक मुद्दे पे भी जा सकते हैं। आंदोलन में जाते हैं तो आप हो सकता है किसी एक मुद्दे पे जा सकते हैं कि पहले प्रधान। अच्छा, एक बात बताइए मनीष जी, आप मुझे बता दीजिए, क्या प्रधान जी के इस्तीफे से पेपर लीक रुक जाएगा? मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह तो रहा नहीं हूँ, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी किसी को लेनी पड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। तो कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा कि नहीं लेगा? कोई चीज हो रही है, किसने वायदा किया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? तो जाहिर सी बात है अभी उस लेवल पर नहीं जा पा रहा। उनको लग रहा है कि ये करवा सकते हैं इस्तीफा। अभी उनको लग रहा है कि ये इस्तीफा हम करवा सकते हैं। एक बनिस्बत थोड़ा छोटा डिमांड रखा है, जिसके बारे में पहले से ही बहुत खराब सिचुएशन हो गई है। प्रधान की आलोचना तो पूरे देश में हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है।
अगर कोई दूसरी सरकार रहती तो अब तक इस्तीफा हो गया होता। लेकिन मान लीजिए एक ऐसी सरकार है जो इस्तीफों पर विश्वास नहीं करती है। जब मोदी के गर्दन फंसना शुरू होगा तब जो है प्रधान जाएंगे। तो अभी मान लीजिए जब ज्यादा मोदी मैं ऐसा नहीं मान सकता हूं, क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी को 2021 में किसान आंदोलन जहां हो रहा था वहां जा मैं किसान आंदोलन में माफी मांगी और तीनों काले बिल वापस लिए। ये सरकार कब मांगी? कब मांगी? 1 साल बाद मांगी। और ठीक है, लेकिन अरे उसको तो कुछ तो साढ़े सात सौ वो मर गए। आप इसको समझिए ना। नहीं, लोग तो कहते थे कि मोदी वापस नहीं जा सकते हैं। नहीं, मोदी हमेशा सड़कों से वापस गए। जब भी सड़क पे लोग उतरे हैं मोदी को वापस होना पड़ा। इस बात को जान लीजिए। आप कहीं बात का देख लीजिए, ठंडे बस्ते में डालना पड़ा एनआरसी को उस समय। आप जो है 2018 में देख लीजिए, जो दलित नौजवान SC ST को कमजोर करने की जो जज ने कोशिश की, तो दलित नौजवान 18 अप्रैल में उतर गए और तुरंत संसद में संशोधन करना पड़ा, इनको कानून बदलना पड़ा। आप 13 पॉइंट रोस्टर देख लीजिए। जितना दमन हुआ इस दौर सरकार में, उतना ही सड़कों पे लोग उतरे भी हैं यहाँ। मैंने पहला सरकार जिसमें इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, जो 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 माना जाता है कि सुनती ही नहीं है, जो दमन के लिए जानी जाती है। लेकिन उस वजह से सरकार में तो वही बने हुए हैं। ये सरकार जब भी झुकी है आलोक जी, अब इसका इतिहास देखेंगे, ये सड़कों से ही झुकी है। इसको हमेशा सड़क ने ही झुकाया है। कभी भी आप देख लीजिएगा, आप 14 से लेकर के अब तक का इतिहास देखेंगे तो कभी भी ये सड़कों से ही पीछे गई। कोई भी सरकार लोकतंत्र में सरकार तो जनता के आगे ही झुकती है सर। उसी दौर में और सरकार और सड़क पे लोग उतरते हैं जब दमन से सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, संवाद के सारे रास्ते बंद हो गए हैं इस सरकार में। इसीलिए बार बार बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। ये भी इसका एक मसला है जी। देखिए, कई मुद्दे हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने सारा पक्ष दर्शकों के सामने रख दिया। मुझे लगता है कि अगर देश की जनता, सबसे बड़ी परेशानी मनीष जी क्या है कि एक आंदोलन को बस मैंने सफल होते देखा है, मैंने अपनी आंख के सामने देखा है और उसका राजनीतिक प्रभाव भी देखा है। मैंने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ, उसमें मैंने छात्रों को 6 साल से लगातार देख रहा हूं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच से भी जीत गए हैं तो भी उनको न्याय नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन एक बार जनबल सामने आया, 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए पेपर लीक होता है और मैंने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हर जिले हेडक्वार्टर पे 20,000 से लेकर 30,000 युवाओं को सड़कों पर आंदोलन करते लगातार देखा। 3 दिन में IB का इनपुट आ गया और मोदी जी ने योगी जी से कहा कि इस परीक्षा को चुपचाप कैंसिल कीजिए। उन्होंने किया। ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एक परीक्षा का पेपर जब लीक होता है तो गार्जियन को समझना चाहिए कि भैया नीट का पेपर लीक हुआ है, JEE का पेपर लीक हुआ है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। सारे छात्र जब तक एकजुट नहीं होंगे और सड़कों पे नहीं आएंगे, सरकार नहीं झुकेगी। मनीष जी, आवाज नहीं आ रही। यही तो मैं कह रहा हूं कि अब उसका इंतजार करना होगा, देखा जाए किस दिशा में चीजें बढ़ती हैं। अरे क्या अभी कितना धैर्य है इस देश की जनता के पास, कितना धैर्य है। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत हम लोग को लगता है कि कल अच्छा, बहुत कुछ चीजें आपसे एक सवाल है, एक सवाल है मेरा। सुन लीजिए सर सुन लीजिए। कल बहुत कुछ चीजें साफ हो जाएंगी। कल जो है बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी जी। आपने वो गाजियाबाद के खोड़ा की कुछ फुटेज देखी है सोशल मीडिया पे? आज नहीं, पिछले 3-4-5 दिनों में चैनलों पे देखा है? नहीं, हम याद नहीं हमको जी, बताइए। तमाम लोग माइक लेके पहुंच जा रहे हैं, धर्म विशेष के लोगों से किस तरह से बात कर रहे हैं उसको आप देखिए। वो लगातार चल रहा है सर। हाँ, वो लगातार चल रहा है।
तो उस पे हमारे समाज ने कोई रिएक्शन दिया? 2 मिनट सर, बस 1 मिनट, तुरंत। ठीक ठीक। तो मनीष जी कहीं चले गए हैं फिलहाल। मैं ये जानना चाहता हूं कि युवा हमारे क्या सोच रहे हैं। क्या उनको, मेरी चिंता बार बार मनीष जी यही है जी। मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन भी देखा है, 1985, 1989, 90, फिर आरक्षण विरोधी आंदोलन भी देखा है। बहुत से आंदोलन देखे मैंने सड़कों पे, प्लस अन्ना का आंदोलन देखा। होता क्या है कि इसमें चाहे आंदोलन हो या दंगे, इसमें हमेशा बेगुनाह ही शिकार होते हैं। मेरी चिंता यह है कि कल कुछ बेगुनाहों के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए युवाओं के साथ, क्योंकि जो सातिर होते हैं वो हरकत करके भाग निकल लेते हैं। आवाज नहीं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये एकदम हो सकता है। और ज्यादातर आंदोलनों में इस तरह की घटनाएं होती हैं और खास तरह का नेतृत्व ही इसको संभाल पाता है। तो ये भी एक संकट रहेगा। और यूथ के गतिविधि को थोड़ा हम लोग कम जानते हैं, थोड़ा समझते भी कम है उनकी गतिविधि को। उनसे इतनी दूरी बनाए रखते हैं आमतौर पर, समाज में भी, परिवार में भी हम देखते हैं कि नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैंने कोरोना में जिन लोगों को रोते हुए देखा, कोरोना का सेकंड वेव जब आया था जी, ऑक्सीजन नहीं मिला, दवा नहीं मिली, लोगों ने अपने परिजनों को खोया। हम लोग को लगा कि यूपी में तो भाजपा 50 सीट नहीं पाएगी, लेकिन और सच बताऊं मनीष भाई, हम लोग गलत साबित हो गए। 10 मार्च 2022 को हम लोग गलत साबित हो गए। हम और एक दीपक शर्मा जी, मतलब मैं नाम मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हम लोग आपस में बात करते रह गए कि भाई ये क्या, हम लोग ग्राउंड में घूम रहे थे क्या, मैं ग्राउंड में घूम रहा था, क्योंकि हर गांव में किसी न किसी की जान गई थी कोरोना में। कोई एक मोहल्ला, एक गांव, कोई एक कस्बा अछूता नहीं रहा था, सब भूल गए उसको। नहीं, मैं एक इसमें चीज जोड़ देना चाहूंगा। वो जो आप ग्राउंड पे दिखा और जो हुआ नहीं, तो एक चीज बस उसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि बेसिकली देखिए, वो जो इनके पास जो 2-3 ऐसे बड़े नैरेटिव थे ना, वो बरकरार थे। बहुत जो बहुत सारी चीजों को ढक देते थे। वो एक उनका हिंदुत्व वाला नैरेटिव था, बहुत ताकतवर था उस समय तक। राष्ट्रवाद वाला भी बहुत ताकतवर, उस समय तक ट्रंप का प्रवेश नहीं हुआ था, मैंने उस समय तक ट्रंप की एंट्री नहीं हुई थी। और एक तरह से मोदी विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे थे और भारत में बहुत मोदी करवा रहे थे जगह जगह दुनिया भर में। और मोदी ब्रांड भी था जो सब कुछ के बावजूद बिकता था। मैंने मोदी ही हर जगह हाथ जीतता था, मैंने विधायक नहीं लड़ता था, सांसद नहीं लड़ता था, मोदी ही लड़ता था पूरे देश में। तो ये नैरेटिव थे उसके पास उस समय। 24 से ये नैरेटिव खत्म हो गया। 24 के बाद से ये नैरेटिव ध्वस्त हो गया एकदम से। एक तो भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी अयोध्या तक हार जाते हैं, 35-37 सीट हार जाते हैं। मामूली ये कोई मामूली किस्म का शिकस्त है? मैंने आश्चर्यजनक है, ये भी आश्चर्यजनक, इतनी बड़ी शिकस्त जो सरकार, जिसकी सरकार वहां चल रही है। और उसके बाद आप देखिए कि ट्रंप ने एकदम पोस्टमार्टम करके रख दिया, रेते बोले जा रहा है। मैंने अजीब बयान अभी आज भी बयान दिया है, 100 बार बोला कि हमने कराया सीज फायर, 100 बार बोला। किस भाषा में बात करता है? अच्छा, ट्रंप तो खुद रोज ईरान के, नहीं, ट्रंप की बात का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ईरान के साथ सुबह सीज फायर करता है, फिर ईरान ऐसा नहीं है। ट्रंप की बात का, ट्रंप को चाहे जो हो, ट्रंप का वही है अभी भी जो है वो मस्खरा थोड़े, वो जानबूझ के ऐसा बोलता है, वो मस्खरा नहीं है। वो अभी के दौर के दक्षिणपंथी अमेरिकी जो दक्षिणपंथी राजनीति है उसका सबसे स्टार चेहरा है। इसको हम लोग को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, भारत में भी तो
भारत वेनेजुएला में के तो राजनीति दक्षिणपंथ भारत वेनेजुएला में के तो राजनीति दक्षिणपंथ की राजनीति चल रही है। हाँ, तो ये भारी पड़ रहा, वो ताकतवर देश का जो है राष्ट्रपति है, वो और ये इनसे बड़ा राइट विंगर, आप मानते हैं कि वो इनसे बड़ा राइट विंगर है? भाई उसके पास आप समझिए, उसके पास वो इनका फादर निकला, वो मोदी जी का फादर निकला। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो कई मोदी समा जाएंगे ट्रंप के अंदर, 10-12 मोदी उसी में समा जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इस लेवल का वो आदमी है, क्योंकि वो नहीं बोल रहा है ना, वो दुनिया की सबसे ताकतवर पूंजी उसके पीछे बोल रही है, वो नहीं बोल रहा है। इसीलिए और लोग बिल्ली हो जाते हैं उसके सामने, क्योंकि ये अडानी की भी औकात नहीं है जो ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो अंबानी की भी औकात नहीं, ये सब दलाल हैं, आप समझ लीजिए। भाई अंबानी तो उनके यहाँ, एक बात आपको पता नहीं, कह तो रहे हैं अब मोदी जी भूल जाए कि वो इनके आदमी है। अंबानी अडानी भी अब मूलतः ट्रंप के आदमी है, उसके बाद मोदी। बात को पहले हम लोग बहुत स्पष्ट रहना चाहिए, भ्रम नहीं पालना चाहिए। तो इसलिए वो दौर अलग था आलोक जी। आपने बड़ी बात कह दी कि अंबानी अडानी भी अब ट्रंप के आदमी, मोदी के आदमी नहीं है। बिल्कुल उनको अपना पूरी दुनिया में अपना पूंजी जो फैलाए हैं, अगर उसको बचाए रखना है तो उनको ट्रंप के शरण में जाना पड़ेगा। मोदी की क्या हैसियत, भारत के अंदर हैसियत घट रही है, एक बगल का एक देश नहीं सुनता है, नेपाल जैसा देश भी आप देखिए, म्यांमार में क्या हो रहा है, बांग्लादेश क्या हो रहा है, सारे मतलब कोई पूछता नहीं है मोदी को आज। मैंने एक देश नहीं पूछे पड़ोसी आपका, बताइए। एक पाकिस्तान जैसा देश है जो लगातार उसका महत्व बढ़ता जा रहा है, जिन भी कारणों से उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जैसे लोग मोदी का दौर खत्म हो रहा है। इसलिए अभी मामला यह है कि अपने सबसे खराब दौर में मोदी है। आप कह लीजिए कि 14 के बाद सबसे खराब दौर में कई चीजों का एक साथ सामना कर रहे हैं, और उनके पास जो नैरेटिव था वो नैरेटिव भी नहीं है, मतलब एकदम इस समय असहाय है कि क्या किया जाए। इसमें हमको लग रहा है कि सरकार कोई ना कोई इसी में गलती करती है। सरकार जब बहुत उसमें तनाव में जाती है, अपनी कमजोर क्षणों में रहती है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ता है और उस तरह की कार्रवाई कर जाती है, जैसे 12 में कांग्रेस कर गई, उसी तरह की कार्रवाई की तरफ बढ़ने का खतरा है, और इससे और अपने लिए और मुसीबत ही ओढ़ना हो जाएगा, ये भी संभव है। इसीलिए मुझको लग रहा है कि ये खास दौर में ये आंदोलन थोड़ा आ रहा है, इसको महीन व्याख्या थोड़ा करनी होगी, इस पर महीन नजर रखनी होगी, थोड़ा नजदीक से इसको देखना बस होगा। मैं यही चाहता हूं कि भाई ये आंदोलन हो, सब कुछ हो, लेकिन बेगुनाह इसमें इसके शिकार ना हो। जी, हम आलू जी चलेंगे थोड़ा एक जगह और। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी, इस चर्चा में जुड़े, बहुत सारे दर्शक जुड़े। जी जी, और कॉकरोच पे हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।